रिसेंटली सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन गाइडलाइंस 2022 को नोटिफाई किया गया है। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर जर्नलिस्ट को, मीडिया प्रोफेशनल्स को एक्रेडिशन चाहिए तो एक्रेडिशन का प्रोसेस क्या होगा। जनरली एक्रेडिशन में पहले न्यूज वेबसाइट्स के साथ और कंप्लीटली ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ एसोसिएटेड जर्नलिस्ट को एक्रेडिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन इन नई सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन गाइडलाइंस 2022 में इवन जो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट, उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक्रेडिशन के लिए। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस नोटिफाई की गई है। पहली बात ये कि जो न्यूज एग्रीगेटर्स हैं, न्यूज एग्रीगेटर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ में ये भी बताया गया है इन नई गाइडलाइंस में कि किन कंडीशंस के तहत एक जर्नलिस्ट की एक्रेडिशन को रिवोक भी किया जा सकता है। पहली बात ये कही गई है कि गाइडलाइंस में जो भी एक्रेडिटेड मीडिया पर्सन होगा वो अपने किसी भी पब्लिक या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखेगा, ना ही अपने किसी विजिटिंग कार्ड पर, ना ही किसी अपने लेटर हेड पर ये चीज मेंशन करेगा। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के केस में जो जनरल टर्म्स होंगी एक्रेडिशन की, उसमें वो अप्लाई करेंगी। यानी कि जो प्रिंट के मामले में, जो ब्रॉडकास्टर्स के मामले में, जो बाकी मामलों में जनरल गाइडलाइंस है, वही गाइडलाइंस जो है वो डिजिटल मीडिया के मामले में भी अप्लाई करेंगे अगर जर्नलिस्ट एक्रेडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स जो अप्लाई करेंगे एक्रेडिशन के लिए, उन्हें इंफॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को अंडर रूल 18 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दी होनी चाहिए। अब नए जो आईटी रूल्स आए थे उनमें बताया गया था कि हर एक डिजिटल मीडिया पोर्टल के लिए जरूरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को अपनी डिटेल, यानी कि वेबसाइट कौन सी है, सोशल मीडिया हैंडल्स कौन से हैं, वेबसाइट का ओनर कौन है, वेबसाइट कहां फंक्शन कर रही है, क्या कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, वेबसाइट के लेकर बाकी डिटेल्स, ग्रीवेंस ऑफिसर क्या आपने अपॉइंट किया है, क्या आप किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आते हैं, ये सारी डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को फर्निश करनी थी। और जिन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन फर्निश की हुई है और साथ ही में किसी भी रूल का वायलेशन नहीं किया है, उन्हें कंसिडर किया जाएगा एक्रेडिशन के लिए। इसके साथ साथ में कंडीशन ये भी है कि जो वेबसाइट है वो 1 साल से ज्यादा के समय के लिए कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होनी चाहिए। जो एडिटर होगा उस न्यूज़पेपर का वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी कि वो जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे हैं वो एक्रेडिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वेबसाइट का एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डेंट्स दिल्ली में या नेशनल कैपिटल रीजन में बेस होने चाहिए। कोई भी एक्रेडिशन उन जर्नलिस्ट को नहीं दी जाएगी जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, ये भी इसमें कहा गया है। लेकिन साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसे पॉइंट आउट भी किया जा रहा है वो ये कि एक्रेडिशन को विड्रॉ भी किया जा सकता है अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसे तरीके से बिहेव करता है जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सवर्निटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए प्रेजुडिशियल हो। जो फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के साथ है, अलग अलग कंट्रीज के साथ है, उस फ्रेंडली रिलेशन के अगेंस्ट भी अगर कोई रिपोर्ट करता है तो भी एक्रेडिशन वापस ली जा सकती है। कोई पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट बिहेव करता है या कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो भी एक्रेडिशन विड्रॉ की जा सकती है। अन्य जो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिसमें एक्रेडिशन वापस ली जा सकती है, विड्रॉ की जा सकती है, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि डिसेंसी के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है, डेफेमेशन अगर किसी के खिलाफ होती है, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस करने के लिए अगर वो भड़काता है तो भी एक्रेडिशन वापस ली जा सकती है। जो डिटेल्स मेरे पास है उसमें बताया गया है कि जनरल टर्म्स जो एक्रेडिशन की है उसमें एक्रेडिशन वर्किंग जर्नलिस्ट को दी जाएगी या फ्रीलांस जर्नलिस्ट को दी जाएगी, वेटरन जर्नलिस्ट को, कैमरा पर्सन या टेक्नीशियन को दी जाएगी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी कंडीशन शेड्यूल 1 में ले डाउन की गई है। उसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे। उसमें भी कुछ कोटाज और कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई है। एक्रेडिशन केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में, ये क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ जो एक्रेडिशन है उसका मामला है, इस वजह से ये कंडीशन रखी गई है कि वो लोग जो दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में रहते हैं वही एलिजिबल होंगे इस एक्रेडिशन के लिए। लेकिन बाकी मामलों में अगर देखा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में देखा जाए या बाकी जगहों पर देखा जाए, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हो सकता है कि जो एक्रेडिशन की गाइडलाइंस है वो डिफरेंट हो, एक्रेडिशन के कानून और एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी डिफरेंट हो। लेकिन एक चीज जो मायने रखती है वो ये कि सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन गाइडलाइंस 2022 में कम से कम डिजिटल पब्लिशर्स को फाइनली एक्नॉलेज किया गया है कि जो डिजिटल पोर्टल्स के साथ भी काम कर रहे हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी एक्रेडिशन मिल सकती है। तो इसी पैमाने पर अगर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी जो इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट से अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो भी इसी तरीके से डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वहां पर भी उस स्पेसिफिक स्टेट में, उस स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी में डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स का एक्रेडिशन आसान हो जाएगा। इसमें एक्रेडिशन में यह भी कहा गया है कि एक्रेडिशन से कोई खास स्टेटस न्यूज मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलता, लेकिन ये केवल उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि वो प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो पब्लिकेशन है, जो जिस पब्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड जर्नलिस्ट अगर एक्रेडिशन मांग रहा है, तो उस पब्लिकेशन में मेन कंटेंट जो है वो न्यूज होना चाहिए या कमेंट होने चाहिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के, जिसमें न्यूज और इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है वो भी अगर शाया की जा रही है तो वो भी एलिजिबल होंगे। पब्लिकेशंस में स्पेशल इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर स्पेशल इंटरेस्ट जैसे इन हाउस जर्नल्स हो गए, टेक्निकल प्रोफेशनल पब्लिकेशंस होंगी, वो एलिजिबल नहीं होंगी एक्रेडिशन के लिए। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें ओन और रन कर रहे हैं, केबल ऑपरेटर्स जो कि केबल टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक्रेडिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक्रेडिशन विड्रॉ तब की जा सकती है अगर कोई एक्रेडिशन का इस्तेमाल नॉन जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज के लिए करता है, किसी के खिलाफ कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, कोई न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉल्स, फ्रॉडुलेंट या फॉर्ज्ड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स अगर पेश करता है तो उसे भी एक्रेडिशन से डिबार कर दिया जाएगा मैक्सिमम 5 साल के लिए, लेकिन नॉट लेस देन 2 years। ये भी डिसाइड जो है वो सीमैक करेगी, यानी कि एक कमिटी भी बना दी गई है जो डिसाइड करेगी कि आखिर कौन लोग जो हैं वो एक्रेडिटेड होंगे और कौन लोग एक्रेडिट नहीं होंगे। इसमें सब कमेटी जो है सीमैक की बनाई जाएगी, उसमें 5 मेंबर्स होंगे जिसे सीमैक ही नॉमिनेट करेगी, वो डिसीजन लेंगे एक्रेडिशन केसेस के लिए। कमेटी भी 2 सालों तक फंक्शन करेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगी अगर एक्रेडिशन किसी की सस्पेंड भी करनी है तो वो भी काम जो है वो सीमैक का होगा। अब सीमैक है सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन कमेटी, जिसे चेयर करेंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और साथ ही में 25 मेंबर्स होंगे जिन्हें सरकार नॉमिनेट करेगी। तो ये कमेटी जो है वो फैसला लेगी कि कौन किसे एक्रेडिशन दी जाएगी, किसकी एक्रेडिशन विड्रॉ होगी। ये सारे फैसले जो सीमैक है वो करेगी और सीमैक की ही सब कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी एक्रेडिशन केसेस को लेकर भी। पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो 1 साल से ज्यादा के समय में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें अपने वेबसाइट के एवरेज मंथली यूनिक विजिटर काउंट भी पिछले 6 महीने के ड्यूली सर्टिफाई करके वेबसाइट्स की कोई कैग अप्रूव्ड एम्पैनल्ड ऑडिटर्स से वो डिटेल्स भी सबमिट करनी होगी जब वो एक्रेडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेबसाइट का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो पेश की जाती है वो अगर फॉल्स मिलती है या वो गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है तो अगले 3 साल तक उस व्यक्ति को एक्रेडिशन से डिबार कर दिया जाएगा, वो अगले 3 साल तक एक्रेडिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये नई गाइडलाइंस जो आई है इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा किसी को भी ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए एक स्पेसिफाइड डेट से आगे का समय नहीं दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। और अगर कोई न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिहाफ पर एक्रेडिशन डिमांड की गई है वो अपनी विड्रॉ करती है एक्रेडिशन की डिमांड को, तो एक्रेडिशन कार्ड जो है वो पीआईबी को वापस देना होगा। उसके साथ साथ में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो एक्रेडिशन की गाइडलाइंस के अंदर है, अगर उसे कोई भी वायलेट करता है तो भी एक्रेडिशन जो है उसे सस्पेंड किया जा सकेगा। और सीमैक के पास पूरा राइट होगा कि वो रिकमेंड भी कर सकती हैं किसी के एक्रेडिशन को या फिर रिजेक्ट भी कर सकती हैं किसी की एक्रेडिशन की डिमांड को। तो ये पूरी डिटेल्स बताई गई है। उसमें ये भी कहा गया है कि जो केसेस अप्रूव किए जाएंगे एक्रेडिशन के लिए उनमें भी पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जाकर पीआईबी का एक्रेडिशन कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। एक्रेडिशन जो है वो 1 ही साल के लिए ग्रांट की जाएगी। उसके बाद जो है अगर गाइडलाइंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे अगर फुलफिल करता होगा जर्नलिस्ट तो साल दर साल इसके रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। और साथ ही में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिसके जर्नलिस्ट ने एक्रेडिशन के लिए अप्लाई किया है कि वो पीआईबी को इन राइटिंग 7 दिनों के अंदर अंदर डिटेल्स फर्निश करेगा। अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में या वेबसाइट के डोमेन नेम में या किसी भी चीज में कोई भी अगर चेंजेस आए हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जो है वो डिटेल्स पीआईबी के साथ शेयर करनी होंगी।
और ये भी कहा है कि अगर कोई चेंज होते हैं किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी के तहत एक्रेडिशन दी गई है, तो जिस पर्सन को एक्रेडिशन दी गई है उसे 7 दिनों के अंदर अंदर जो है अपना एक कार्ड को सरेंडर करना है और उसके बाद एडिशनल कार्ड जो है वो दिया जा सकेगा। अगर वो कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं किसी कंडीशन के चेंज होने के बावजूद भी, तो उसे 1 साल के लिए एक्रेडिशन से डिबार कर दिया जाएगा। ये कुछ डिटेल्स बताई गई हैं इस एक्रेडिटेशन को लेकर, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि ये जो नए सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 आए हैं, इन गाइडलाइंस में कम से कम जो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स हैं उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया है अगर कोई भी देश की इंटेग्रिटी, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है तो उसका एक्रेडिटेशन वापस ले लिया जाएगा।